आदाब में हूं मुमताज आलम से बात करूंगा बीजेपी और जेडीएस की। जी हां, कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। 2024 की तैयारी है। हालांकि जेडीएस के जो लीडर हैं कुमार स्वामी, उनका यह दावा है कि ये जो गठबंधन हुआ है ये कर्नाटक में मिलकर अपोजिशन काम करे, इसलिए ये गठबंधन हुआ है। इसका 2024 से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है कुमार स्वामी का। उनका कहना है कि अभी तो 11 महीने हैं लोकसभा के चुनाव में। हालांकि उन्होंने 11 महीने कैसे कह दिए, ये बहुत ताज्जुब की बात है, जबकि चुनाव में अगर देखा जाए तो महज 6 से 7 महीने ही बचे हैं। इसके साथ ही अभी आप देखिए तो मोदी कैबिनेट में एक बड़ा रिशफल होने वाला है। मोदी कैबिनेट में तौसीह होने वाली है और कई लीडर, कई पार्टियां जो है वो मोदी के साथ खड़ी हो रही हैं ताकि उनको कैबिनेट में लिया जा सके। उसमें से आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा चिराग पासवान अभी आए और जयंत चौधरी का नाम बार बार लिया जा रहा है, और अब ये जेडीएस कर्नाटक कुमार स्वामी, ये सब क्या है? जाहिर है कि ये हुकूमत में शामिल होने और दूसरा ये कि बीजेपी और एनडीए के साथ में आने के लिए। ये क्यों इतनी हड़बड़ाहट हो गई आखिर कर्नाटक में? क्यों जेडीएस बीजेपी के साथ चली गई? ये वही जेडीएस है कि जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी, आपको याद होगा कि 2024 224 सीटों वाली कर्नाटक में, इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो 2.5 दिन की सरकार बीजेपी की थी और उसके बाद गिर गई थी, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिला लिया था और कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बन गए थे कर्नाटक के। उस वक्त जो है कांग्रेस के पास 78 सीटें और जेडीएस के पास 37 सीटें थीं, और इस तरीके से कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन ये 1-1.5 साल की ही सरकार चली, उसके बाद बीजेपी ने वहां तोड़फोड़ की और खुद हुकूमत बना ली, क्योंकि बीजेपी अक्सरियत में थी। यानी बीजेपी के पास 104 सीटें थी, सिर्फ 10 से 12 सीटों की जरूरत थी और वो उसने हासिल कर लिया था। और ये तमाम चीजें सब आप देख रहे हैं। अभी जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त भी आप देखिए कि कैसे जेडीएस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर थे। लेकिन अब जबकि कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है कर्नाटक में, 136 सीटें कांग्रेस जीत करके आई है, तो अब ये बीजेपी और जेडीएस इन्होंने हाथ मिला लिया है। बीजेपी को सिर्फ 66 सीटें मिली, जबकि कुमार स्वामी 19 सीटों पर सिमट गए। ऐसे में क्या जल्दबाजी थी? कौन सी ऐसी वजह थी कि बीजेपी और जेडीएस साथ आ गए? फिर हैरानी इस बात की है कि बीजेपी जो सेकुलरिज्म को गाली देती रहती है, बीजेपी जो सेकुलरिज्म पर टॉन्ट कसती है, सवाल यह है कि जनता दल सेकुलर के साथ हाथ क्यों मिलाया? क्यों पीएम मोदी छोटे छोटे दलों को अपने साथ ले रहे हैं? क्या इस वजह से? क्योंकि बार बार ये पैगाम दिया जा रहा है, बार बार ये बात कही जा रही है कि एनडीए खत्म हो गया, और ये एनडीए मोदी के दौर में खत्म हुआ है। इसमें सदाकत भी है कि अगर आप देखेंगे तो जब 2024 में मोदी जी आए थे तो उस वक्त 23 से 24 पार्टियां एनडीए में थी और बड़ी बड़ी पार्टियां थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आप देखिए कि पूरा एनडीए खत्म हो गया और महज 7 से 8 सीटें बची हैं। जहां तक अभी 38 पार्टियों का जिक्र है कि एनडीए में 38 पार्टियां हैं, तो सच्ची बात यह है कि वो 38 पार्टियां किसी मायने में कहीं कोई हैसियत नहीं रखती, और इसका अंदाजा खुद पीएम नरेंद्र मोदी को है। जहां तक विपक्ष की बात है, इंडिया नाम रख लिया है, तो इसमें जो 26 पार्टियां हैं इनकी बड़ी कद्र कीमत है, और ये बड़ी पार्टियां हैं, चाहे उसमें आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, चाहे एनसीपी हो, या टीएमसी हो, या और आप देखिए समाजवादी पार्टी हो, तमाम ऐसी बड़ी पार्टियां, या शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, या ऐसी बड़ी पार्टियां जिसमें बड़े बड़े चेहरे हैं और अपने स्टेट में बड़ी अहमियत की हामिल है। तो ऐसे में जहां इंडिया बन जाता है, जहां विपक्ष एक मजबूत भूमिका में आ जाता है, किरदार में आ जाता है, वहां पे एनडीए को मजबूत करना और एनडीए के मानी बदल के लोगों के सामने पेश करना, जाहिर है कि यह मजबूरी है। 2024
मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाजपा के लिए है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन बीजेपी में मोदी के लिए ये 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अभी से आप देखिए कि पीएम मोदी जी जान से लग गए हैं। वो तमाम पार्टियों से, उन लोगों तक से हाथ मिला लिया कि जिन्होंने मोदी को खुल्लम खुल्ला गाली दिया, जिन्होंने चोर कहा और न जाने क्या। मैं बात कर रहा हूं ओम प्रकाश राजभर की, वीडियो मौजूद है और वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर। लेकिन हैरत की बात यह है कि आप देखिए कि जब विपक्ष अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होता है तो गोडी मीडिया चलाता है कि पीएम अकेले हैं, पीएम तन्हा है और एक मोदी के लिए तमाम विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है। लेकिन जब पीएम 38 पार्टियों की बात करते हैं, जब 38 पार्टियों के एनडीए की बात करते हैं, तो उस पर गोदी मीडिया खामोश हो जाता है। उस पर गोदी मीडिया कुछ नहीं कहता कि ये क्या है, ये 38। तब ये कहता है कि एनडीए जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, 38 पार्टियां शामिल हो गई हैं। तो ये जो जर्नलिज्म है, लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के तमाम जो है आप देखिए जो सोशल मीडिया, उस पर तमाम ये खबरें, जो ओरिजिनल खबरें, जो सही खबरें हैं, वो जा रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं। लोग भी ये बात समझ रहे हैं। अब आप देखिए कि कितना बड़ा इशू, बार बार एक इशू को उठाया जा रहा है। देश में कितनी महंगाई है लेकिन उसकी चर्चा नहीं है। देश में कितनी बेरोजगारी है लेकिन उसकी चर्चा नहीं है। देश कितना ज्यादा कर्ज में डूब गया इस मोदी सरकार में, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। आज हिंदुस्तान का हर शख्स तकरीबन 1 लाख से ज्यादा का कर्जदार हो गया, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। जीडीपी की बात की जाती है कि जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रही, बल्कि जो कर्ज लिया गया है इसकी वजह से जीडीपी थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। मोदी के दौर में ये पहली बार हुआ शायद देश में कि 23 जो है फीसद माइनस में देश की जीडीपी चली गई। इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पर की जा रही है? आप देखें कि चर्चा की जा रही है अयोध्या में राम मंदिर की, चर्चा की जा रही 370 की, चर्चा अब की जा रही है यूसीसी की, चर्चा की जा रही है आप देखिए कि काशी विश्वनाथ, काशी में जो है काशी विश्वनाथ में ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका क्या होगा, बड़ी जीत उसको देखा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 2024 में एक धार्मिक एजेंडा, एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की बात है, और दूसरी तरफ इन तमाम छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने की बात की जा रही। अभी आरजेडी जो है, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, उसको भी साथ में लेने की तैयारी है। सुगबुगाहट यह है कि जयंत चौधरी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, वो भाजपा के साथ आएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि जयंत चौधरी क्या समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे, क्या कांग्रेस का साथ जो गठबंधन होने की बात है वो छोड़ देंगे, आखिर अलग थलग क्यों है। इसके अलावा एक सवाल यह भी बार बार आ रहा है कि क्या मायावती जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगी, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बनाएंगी, या फिर बीजेपी के साथ वो भी आ जाएंगी। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये खबर भी काफी गर्म है कि बहुत जल्द बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी में सेंधमारी करने वाली है। अगर ऐसा बीजेपी करती है, जाहिर है ये पॉलिटिक्स है, लेकिन क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपने आप को बचा पाएंगे? ये तमाम बहरहाल खबरें हैं, लेकिन खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी मैंने चर्चा की वो ये कि आखिर कैसे मोदी जी जेडीएस के साथ चले गए, मोदी जी कैसे सेकुलर पार्टी के साथ चले गए, जिसके नाम में सेकुलरिज्म शामिल है, उसके साथ हाथ कैसे मिलाया। और कुमारस्वामी कि जिनकी कुर्सी भाजपा ने छीन ली थी, अपने जो है जेडीएस के जो विधायक है उनको तोड़ लिया था, कांग्रेस के विधायक को तोड़ लिया था, कितना छीछा लेदर हुई थी। इसके बावजूद कैसे कुमारस्वामी बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, ये इसका क्या अंजाम होगा? क्या ऐसा करके जेडीएस कर्नाटक में मजबूत होगी या फिर और कमजोर होगी? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।